तो आज थोड़ी-सी बात करेंगे ब्रेन पावर के बारे में। विद्यार्थी लोग पूछते रहते हैं कि क्या करें, ये पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, परीक्षा बहुत नज़दीक है, क्या करके याद हो, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन याद नहीं रहता, इत्यादि, इत्यादि। तो वैसे तो ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैं कुछ आज एक्सरसाइज़ेज़ आपको बताऊँगा जिससे कि हम अपनी ब्रेन को थोड़ा-सा रीवायर कर सकते हैं। ब्रेन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं और फिर उसका फिर असर पड़ेगा हमारी मेमोरी पे, हमारे इंटरेस्ट पे, जो पढ़ रहे हैं उसमें मतलब दिलचस्पी। कुछ सिंपल एक्सरसाइज़ेज़ हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ ब्रेन का। अब मतलब ये रिप्रेजेंटेशन बहुत सिंपल एक तरीका है, बहुत प्रकार से चित्र बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें ये है कि कौन-कौन से ख़ास-ख़ास ब्रेन के इलाके हैं और वो क्या-क्या काम करते हैं न्यूरोलॉजी के हिसाब से। हमारे पास अभी यही विज्ञान है न्यूरोलॉजी, वैज्ञानिक इससे ज़्यादा गहरे अभी पहुँच नहीं पाए। तो इसी की मदद से अभी न्यूरोलॉजी वाले समझाते हैं। तो इसमें ये अलग-अलग इलाके हैं। तो ये अलग-अलग इलाके कुछ ऐसे हैं, जैसे कि किसी गाँव में अलग-अलग ग्रुप्स हैं लोगों के और उन उन किसी की किसी से कुछ दोस्ती वगैरह नहीं है और आप ऐसा कुछ कर दें कि उनमें दोस्ती शुरू हो जाए। तो मान लीजिए कि एक परिवार यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, वो जानते नहीं एक-दूसरे को ज़्यादा किसी से जान-पहचान नहीं है, किसी यहाँ शादी होती है तो उनको इनवाइट नहीं करते इत्यादि। और धीरे-धीरे आपने ऐसा कुछ किया कि उनके बीच अब दोस्ती हो गई शुरू, तब क्या होगा? तब सारे घर सबके हो गए। इस घर के जो बच्चे हैं, वो वहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं। या इस घर से कोई महिला है, वो बोली कि दीदी आपने आज क्या बनाया? और मैंने तो ये वाली सब्ज़ी बनाई, आप भी टेस्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा शक्ति बढ़ गई पूरे गाँव की। कुछ-कुछ ऐसा ब्रेन के साथ मेरे ख़्याल से होता है। इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च अभी मुझे मिली नहीं, लेकिन ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। आने वाले समय में शायद होगी रिसर्च इस पे। तो उदाहरण के लिए ये है विज़न, विज़न वाला इलाका, ऑक्सीपिटल लोब जिसको बोलते हैं, ये हरा-हरा इलाका हमारे ब्रेन का। तो ये है आपका, ये ब्रेन का आगे वाला हिस्सा है फ्रंटल लोब, अ, जिससे कि हम थिंकिंग, मूवमेंट, बिहेवियर, मेमोरी, इमोशन, स्पीच काफ़ी इम्पोर्टेंट आगे वाला हिस्सा। और ये पीछे वाला है जो विज़न वाला है। विज़न मतलब देखना, दृश्य, और इसका नाम है ऑक्सीपिटल लोब। अब मान लीजिए कि ये जो है टेम्पोरल लोब, ये वाला, ये लाइट ब्राउन टेम्पोरल लोब, इसका क्या काम है? तो ये है हियरिंग, लॉन्ग टर्म मेमोरी, फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीच, ये वाला। अब इसका और इसका अगर हम रिश्ता बना सकें, इनके बीच जो कनेक्शंस हैं उनको बढ़ा दें, थोड़े बहुत तो होंगे ही, लेकिन हम उन कनेक्शंस को अगर बढ़ा दें, तो उससे क्या होगा? ये जब-जब आप इससे काम ले रहे हैं, ये भी सपोर्ट करेगा, और जब-जब इससे काम ले रहे हैं विज़न से, तो ये भी सपोर्ट करेगा। ये कैसे करें? तो इसकी एक सिंपल एक्सरसाइज़ है, आप भी मेरे साथ कीजिए। ये देखने वाला है, सुनने वाला है। एक साथ आप देखना और सुनना शुरू कर दीजिए। जैसे इस समय आवाज़ें आ रही हैं चारों तरफ से चिड़ियों की, ये अब वीडियो में तो नहीं आ रही होंगी, और मैं देख भी रहा हूँ। मेरे सामने जो दृश्य है, मैं उसको देख रहा हूँ और आवाज़ें भी सुन रहा हूँ।
आप चाहो तो आवाज़ें जैसे मान लीजिए शहर में बाहर सड़क की आवाज़ें वगैरह-वगैरह आपको अच्छी नहीं लग रही, आप कोई म्यूज़िक लगा सकते हो, तो वो आवाज़ अच्छी आवाज़ हो जाएगी। तो सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। आवाज़ के लिए आप एक चीज़ ये भी कर सकते हो, नेचर की आवाज़ रिकॉर्ड कर लो। कभी आप किसी ऐसी जगह गए जहाँ नदी की आवाज़ है, चिड़ियों की आवाज़ है, प्रकृति है, उसको रिकॉर्ड कर लो और घर में फिर उसको लगा दो इस एक्सरसाइज़ के लिए। तो इस समय हम क्या कर रहे हैं, जो हियरिंग है, वो वाला इलाका और जो विज़न वाला है, ये वाला इलाका, इसके बीच में हम न्यूरल कनेक्शंस बढ़ा रहे हैं। सिंपल एक्सरसाइज़, आप इसको कभी भी कर सकते हैं। जब भी देख रहे हैं, उसके साथ सुनना। अच्छा जी, इसी तरीके से अ, हम और किसी इलाके को ले सकते हैं। उदाहरण के लिए ये है आपका ये है आपका ये है आपका मतलब मोटी भाषा में जितने भी सेंस परसेप्शंस हैं, उनको हम मिला सकते हैं। तो ये चित्र मैं बार-बार नहीं दिखा रहा हूँ, इससे कन्फ्यूज़ भी हो रहे होंगे आप। जैसे कि मुझे अपने शरीर का पता है, बॉडी अवेयरनेस, अब इनमें से एक इलाका है, आप बाद में देख लेना बॉडी अवेयरनेस किसमें लिखा है, जो शरीर की अवेयरनेस पे काम करता है और मैं देख भी रहा हूँ। देखने वाला इलाका ब्रेन का विज़न और बॉडी अवेयरनेस वाला ये कोई दूसरा है। अगर मैं 2 तरीके से देख सकता हूँ इस दृश्य को, एक तो मैं देख रहा हूँ, मुझे अपने शरीर का नहीं पता चल रहा। दूसरा, मुझे अपना शरीर महसूस हो रहा है और मैं देख भी रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसा करूँ, तो ब्रेन के 2 इलाकों के बीच ये न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स बढ़ जाएँगे। 1 ही मिनट में भी, 2 ही मिनट में भी, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। एक एक्सरसाइज़ हो सकती है। उसी तरीके से सुनना और इसमें म्यूज़िक का बहुत बड़ा रोल हो सकता है कि हम सुने पूरे शरीर से। तो एक हैं डॉक्टर कैंडेस पर्ट, इनका नाम मैंने बहुत बार लिया। इनकी एक फ़ेमस किताब है मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन। इस किताब में वो बोलती है कि जो हमारा अनकॉन्शियस जिसको माइंड कहते हैं, वो सारे शरीर में अनकॉन्शियस माइंड पूरे शरीर में फैला हुआ है और जब हम ऐसा संगीत सुनते हैं जो हमको बहुत अच्छा लगता है, तो पूरे शरीर से उसको मतलब सारे हमारे जो शरीर के जितने भी कोशिकाएँ हैं, वो भी उसको सुन रही हैं। अच्छा जी, इसके अलावा मेडिटेशन, तो मेडिटेशन से क्योंकि आजकल लोग बोलते हैं प्रूफ़ क्या है, इसलिए मैंने कुछ प्रूफ़ इकट्ठे किए हैं। मेडिटेशन से वो वाले केमिकल्स बनते हैं, जो ब्रेन की हेल्थ के लिए, खुशी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो ये मैंने कुछ-कुछ चित्र भी बनाए हैं जिसमें ये आपका है सेरोटोनिन और एक है डोपामाइन इत्यादि ऑक्सीटोसिन ये रस हैं मतलब ज़िंदगी में रस चाहिए तो ये ज़रूरी है और ये बनते हैं आपके मेडिटेशन से। उसी तरह से संगीत से सेरोटोनिन भी बनता है, डोपामाइन भी बनता है और सेरोटोनिन की कमी से बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं ब्रेन के। जो स्ट्रेस वाले लोग हैं, उनमें ये सेरोटोनिन की कमी होती है। ओसीडी वाले या जो ज़िंदगी से निराश हो गए, जो नेगेटिव इमोशन है, निराशा, हताशा, ये होपलेसनेस वगैरह-वगैरह, अगर आप छानबीन करो तो पता चलेगा कि ब्रेन में ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन ये कम बन रहा है। ये कैसे बनेगा? तो एक है ये म्यूज़िक। कौन-सा म्यूज़िक? इंस्ट्रूमेंटल क्लासिकल म्यूज़िक और उसमें इंडियन। चाहे आप भारत के नहीं भी हों, ये जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है इसमें कुछ बात है। तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो आपको अच्छा लगे
इंस्ट्रूमेंटल, वोकल नहीं, शब्दों की बात नहीं हो रही, क्योंकि शब्द फिर आपको कहीं मेमोरी में ले जाएँगे, क्योंकि शब्द का मीनिंग होता है। और जो म्यूज़िक है उसमें केवल प्योर इमोशन है। तो वायलिन हो, आपका संतूर हो, सितार हो, बांसुरी हो, जो भी आपको अच्छा लगे उसमें डूबना है। उसमें जिस कहीं तो मज़ा आता होगा आपको, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, फ़ास्ट वाला उसका लगा दीजिए। अब कुछ लोग पूछते हैं जी फ़ास्ट नहीं मिला, अब आप फ़ास्ट इंस्ट्रूमेंटल फ्लूट ऐसे नहीं, कोई भी राग जब होता है शुरू तो स्लो होता है और अंत में फ़ास्ट होता है। अब आखिर के 5 4-5 मिनट, मान लीजिए कि 20 मिनट की बांसुरी है, आखिर के 5 मिनट उसको ले जाइए, अंत वाला फ़ास्ट होता है। उसके साथ बॉडी मूवमेंट्स कीजिए। अच्छा जी, अब एक और गहरी बात है क्रिएटिविटी। ज़िंदगी में क्रिएटिविटी होगी तो आपका जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि क्रिएटिविटी होगी तो ये लिंक बनेगा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच में। ये मैंने एक रफ सा चित्र बनाया है। ये जो हमारा ह्यूमन वाला ब्रेन है, कहते हैं ना हमारे अंदर 3 ब्रेन हैं। एक बोलते हैं कि ये रेप्टिलियन ब्रेन, जब हम रेप्टाइल्स रहे होंगे, कभी डायनासोर भी रहे होंगे। क्योंकि ज़िंदगी जहाँ से शुरू हुई तो वो डीएनए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो ट्रांसफ़र होता गया। तो रेप्टिलियन ब्रेन, फिर मैमेलियन ब्रेन, फिर कहते हैं ह्यूमन ब्रेन, जिससे हम मनुष्य बन पाए। तो ह्यूमन ब्रेन के ये 2 हिस्से हैं, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर ज़रा एनालिटिकल, रैशनल वाला ज़्यादा है, और जो राइट हेमिस्फीयर है, ये क्रिएटिव है। तो जो जितनी कलाएँ हैं, म्यूज़िक वगैरह-वगैरह, लेकिन ये दोनों मिल के काम करते हैं। और ये बीच में ये ब्रिज है, इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, ये ब्रिज। ये ब्रिज जिसका जितना थिक होगा, जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स से बना होगा, उसकी ज़िंदगी में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, खुशी बहुत ज़्यादा होगी। और क्रिएटिविटी है तो उससे भी ये बनते हैं सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन इत्यादि, इत्यादि, जो कि ब्रेन की हेल्थ के लिए, ज़िंदगी में खुशी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना ना तो पढ़ाई-लिखाई अच्छी होगी और ना ज़िंदगी में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो कॉर्पस कैलोसम का बहुत बड़ा रोल है मेमोरी में, लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, रीज़निंग में, ये सारी की सारी स्किल्स जो कि विद्यार्थियों को ज़रूरत होती है। वैसे केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, किसी भी इंसान के लिए ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत काम की बातें हैं, क्योंकि ज़िंदगी में रस तो सभी को चाहिए और ये सारे स्किल्स भी चाहिए ही हमें, चाहे हम विद्यार्थी हों या ना हों। तो राइट हेमिस्फीयर को अभी तक इग्नोर किया जाता रहा, जितनी न्यूरोलॉजिकल स्टडीज़ थी अभी तक की, वो लेफ्ट हेमिस्फीयर पे ज़्यादा फ़ोकस्ड थी। क्योंकि ये माना जाता था कि जो रीज़निंग है, लॉजिक है, वो वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और साइंस वगैरह-वगैरह, जिसमें ये वाला दिमाग इनमें जो चलता है, अब पता चल रहा है कि उसके जो रूट्स हैं, वो राइट हेमिस्फीयर में हैं। जैसे कि कोई वृक्ष है और ऊपर-ऊपर तो आप सिंचाई कर रहे हो और रूट्स में पानी नहीं जाने दे रहे हो, तब क्या होगा? तो सूख जाएगा। तो वैसे ही रूट्स दिखता नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो राइट ब्रेन की माँ है इंसान के इवोल्यूशन में, ब्रेन के इवोल्यूशन में राइट ब्रेन पहले आया। क्योंकि केव पेंटिंग 60,000 साल पुरानी भी मिली। तो पेंटिंग मतलब क्रिएटिविटी तब से चली आ रही है। उस समय स्पीच नहीं थी, उस समय की इंसान ने ऐसे जंगलों में रहता था, गुफाओं में। और ये जो लेफ्ट ब्रेन है, ये बहुत रिसेंट है, 40,000 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। अच्छा, अब इसमें जो मैं बोल रहा हूँ ना, एक साथ देखना, एक साथ सुनना, इसको इस ये एक प्रकार की बीमारी भी होती है। डॉक्टर लोगों के दृष्टिकोण से देखें, वो बोलेंगे कि ये सिनेस्थीसिया है। सिनेस्थीसिया एक डिसऑर्डर बोला जाता है,
जो कंट्रोल नहीं होता आदमी को, वो देख रहा है तो उसको कुछ आवाज़ें अपने आप सुनाई देने लगती हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम अभी बात कर रहे हैं कि ब्रेन में आप नए न्यूरल नेटवर्क्स बना सकते हैं, जिससे कि आपका सेंस परसेप्शन ज़्यादा रिच होगा और आपका ब्रेन ज़्यादा होलिस्टिकली काम करने लगेगा। तो ये एक साथ सुनना, एक साथ महसूस, ये सारी इंद्रियों का जो अ, बोध है, उसको एक साथ, ये वाली बात पोएट्री में काफ़ी नज़र आती है। और इसका थोड़ा-सा उपयोग मैंने डांस ऑफ द बी में किया है। ये सेंटेंस देखिए, इसमें है कि रात का टाइम है, अंधेरा हो गया और 3 लोग जंगल से गुज़र रहे हैं, पाइन फॉरेस्ट है और आगे कोई गाँव के लाइट्स दिख रही हैं, तो कोई गाँव होगा शायद। तो वहाँ जाते हुए कैसा महसूस हो रहा है, इसके बारे में है। द टच ऑफ द कूल ब्रीज़, द sighing canopies of lofty pines, the hum of the river, the unseen villages twinkling with dim lights, all blended together into an unbroken perception. इसके बाद वाला sentence, the cool, dark, fresh air was scented with starlit pines, which my body touched and breathed. इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो, कि जो ताज़ी हवा थी, और ताज़ी हवा के लिए बोला गया कि कूल, कूल तो ठीक है, लेकिन डार्क भी, हवा के लिए। द कूल, डार्क, फ्रेश एयर। अब हवा डार्क कैसे हो सकती है? वाज़ सेंटेड, ये जो हवा थी, इसमें ये खुशबू आ रही थी, किसकी? विद स्टारलिट पाइन्स, इसमें खुशबू थी चीड़ के उन वृक्षों की जिस पे तारों की लाइट पड़ रही थी। और ये जो सारी चीज़ें हैं व्हिच माय बॉडी टच्ड एंड ब्रीथ्ड, मेरा शरीर उसको साँस ले रहा था और छू रहा था। किसको? तारों की रोशनी वाले पाइन के पेड़ और ये फ्रेश एयर जो कि कूल, डार्क और मतलब ये, इसमें कई चीज़ें एक साथ हैं। अगर इसको आप ज़रा ध्यान दें इस पे, तो इसमें बहुत प्रकार की चीज़ें हैं जो कि आम तौर पे अ, आम तौर पे हम इनका इसका उपयोग नहीं करते ना, और इसका मतलब भी किसी को समझा नहीं सकते। भई हवा को डार्क क्यों बोला गया है? स्टारलिट पाइन्स, तो चलो पाइन्स पे वो तारों की रोशनी पड़ रही है, लेकिन व्हिच माय बॉडी टच्ड, शरीर छू रहा है इस इन सब को। तो ये पोएट्री में आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ मिलती है। और तो ये सिंपल एक्सरसाइज़ है, इसमें कुछ और बातचीत बाद में करेंगे, लेकिन आज हमने 2 चीज़ों की बातचीत की। एक तो ये कि कुछ एक्सरसाइज़ेज़ जिससे आपके ब्रेन के अलग-अलग इलाकों में नए कनेक्शंस बनेंगे, ब्रेन एक्सपैंड होगा, जिसमें मुख्य एक्सरसाइज़ेज़ ये हैं, एक साथ देखना और सुनना। मैं ये पेड़ को देख रहा हूँ, आवाज़ें भी आ रही हैं। जैसे ये जो दृश्य है और ये आवाज़ें हैं, ये आपस में मिल गई। मैं अपने शरीर को महसूस करते हुए देख रहा हूँ। तो दृश्य और बॉडी अवेयरनेस, ये एक साथ हो गए। मतलब ब्रेन के जो 2 इलाके हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, एक बहुत फ़ेमस कोट है न्यूरोलॉजी से, कि आप जिन-जिन ब्रेन के इलाकों का एक साथ इस्तेमाल करोगे, उनके बीच नया संबंध भी आप बना रहे हो, जो कि अभी तक नहीं था इतना ज़्यादा। अच्छा, तो एक साथ देखना और सुनना, शरीर के बोध के साथ देखना, शरीर के बोध के साथ सुनना। सुनने में मैंने अभी बताया था कि आप उस संगीत लगा सकते हो, कोई बढ़िया संगीत। और तो ये टेस्ट, जब आप टेस्ट कर रहे हो,
तो एक विज्ञान भैरव तंत्र में है, शिव जी कहते हैं कि जब आप कुछ खाना खाओ, कोई टेस्ट टेस्ट ही बन जाओ, मतलब इतना डूब जाओ उसमें। तो ये जितने भी हमारे सेंसेस हैं, ये जो परसीव करते हैं अलग-अलग चीज़ों को, उसके बोध को बढ़ाने से हमारा ब्रेन थोड़ा-सा एक्सपैंड होगा। उसमें नए न्यूरॉन्स भी बन सकते हैं, जिसको न्यूरोजेनेसिस कहते हैं, नए न्यूरॉन्स बनते हैं। आपने न्यूरोप्लास्टिसिटी सुना होगा काफ़ी टाइम से, इसका मतलब ये है कि हमारा ब्रेन चेंजेबल है। पहले 30-40 साल पहले बोलते थे कि नहीं 18 साल तक जितना बन गया, ऐसा नहीं है। एक ही घंटे के मेडिटेशन से ब्रेन बहुत ज़्यादा बदल जाता है। तो ब्रेन की पावर को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन कीजिए, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक ऐसा जिसमें आप डूब सकें, उसको सुनिए, उसके साथ आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, बॉडी मूवमेंट्स कर सकते हैं। एक साथ देखिए और सुनिए, बॉडी अवेयरनेस के साथ सुनिए, बॉडी अवेयरनेस के साथ देखिए और इसका मतलब ये नहीं कि आप परीक्षा में पास ही हो जाएँगे। ये पास-फेल की बात नहीं हो रही है, क्योंकि 1000 में से 1 बच्चा निकलता है। 15 लाख के आस-पास अगर मेरे ख्याल से ज़्यादा लोग तैयारी कर रहे हैं बच्चे और निकलने हैं 1500 भी नहीं, क्या प्रतिशत हुआ? पिछले वीडियो में मैंने बोला कि 1% किसी ने करेक्ट किया 1% नहीं भाई साहब कि 1000 में से 1, 1% तो 100 में से 1 होता है। 1000 में से 1, 900 अगर 1000 लोग तैयार कर रहे हैं उसमें से 1 ही निकलेगा, 999 नहीं निकलेंगे। तो वो तो बात अलग है, वो किसी का लक है, वो निकल जाए, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ब्रेन को कैसे हम अच्छा बनाएँ, जिससे हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, आपकी लर्निंग फ़ास्ट होगी और वो ज़िंदगी में तो कुछ न कुछ काम आएगी, आप कॉम्पिटिशन में निकले ना निकले।